हेलो एवरीवन, दिस इज एग्री वीडियोस और आज की वीडियो का टॉपिक है कोडो मिलेट। इसको हम इम्पोर्टेंट इसलिए समझ के आज इसमें डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज देयर इज वेरी हाई इम्पोर्टेंस गिवन विच इज बीइंग गिवन टू द मिलेट कम्युनिटी। तो हम इसमें समझेंगे कि माइनर मिलेट्स क्या होते हैं, मेजर मिलेट्स क्या होते हैं, क्रॉप्स में और ऐसी कौन सी क्रॉप्स हैं जिनको हम इस कैटेगरी में कंसिडर कर सकते हैं, क्यों ये सस्टेनेबिलिटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर के टर्म्स में कंसिडर किए जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले मिलेट्स क्यों इम्पोर्टेंट हैं, कि क्या हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि फिंगर मिलेट है, बाजरा है, और छोटे छोटे बार्न यार्ड मिलेट्स हैं, पोर्सो मिलेट्स हैं, जिसे आप अलग अलग नाम से जानते हैं, उन्हें हम मिलेट्स कहते हैं। ये सभी नाम मिलेट्स के हैं। मिलेट्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? बाकी क्रॉप्स जो कि पानी काफी ज्यादा कंज्यूम करती हैं, काफी ज्यादा उनकी केयर लेने की जरूरत पड़ती है, पल्सेस होती हैं जिसमें कीड़े लगने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो क्रॉप फार्मर को उतना बेनिफिट नहीं दे पाती है। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है जो कि काफी सालों में बहुत लंबा टाइम का इन्वेस्टमेंट होता है, जिसके रिटर्न्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखने को मिलते हैं। बट मिलेट्स ओवरऑल हर तरीके से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट एलिमेंट है जो कि हमें आगे सस्टेनेबल और हेल्दी वर्ल्ड के टुवर्ड ले जाएगा। इसलिए दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए, क्योंकि ये स्ट्रेस रेसिस्टेंट होते हैं, पेस्ट रेसिस्टेंट, डिजीज रेसिस्टेंट होते हैं, तो उस तरीके से ये फार्मर को भी बेनिफिट ऑफर करते हैं। इसमें आपको ज्यादा खर्चा नहीं पड़ता है दवाइयों का, इसलिए फार्मर को इस पे इन्वेस्टमेंट करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। सेकेंड है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। इनमें इतना ज्यादा क्वांटिटी में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एनरिचमेंट होता है, जैसे कैल्शियम है, आयरन है, जिंक है, आयोडीन है, और एन नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स इसमें अवेलेबल होते हैं जो कि एक फुल पोषण प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं किसी भी हेल्दी ऑर्गेनिज्म के लिए। सेफ्टी है डिजीजेस से, क्योंकि ये एक तो ग्लूटेन फ्री है। जैसे वीट, कई लोगों को ग्लूटेन से एलर्जी होती है, सीलियाक डिजीजेस हैं, वो ये कहीं कुछ हद तक, काफी हद तक हेल्प करते हैं, क्योंकि इसमें कोई ऐसी बीमारी नहीं होती है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है इनकी, तो ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए अच्छी होती है। कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस को, एनीमिया को, कैल्शियम डेफिशिएंसीज को, इन सभी प्रॉब्लम्स और डिजीजेस और थ्रेट्स को ये कम्बाट करने में बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प करते हैं। फिर आता है इकोनॉमिक सिक्योरिटी। इकोनॉमिक सिक्योरिटी कैसे? कि सस्टेनेबल इनकम है, फार्मर्स को इनकम का सोर्स अच्छा मिल जाता है, रिजिलियंट क्रॉप है, न पानी का चिंता, न ड्रॉट की चिंता। उन सभी पैरामीटर्स को साइड करके ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक बहुत ज्यादा सस्टेनेबल, प्रॉफिटेबल कम्युनिटी है क्रॉप्स की, जो कि हमें कल्टीवेट करनी चाहिए इन नियर फ्यूचर भी। तो अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, कोडो मिलेट को स्पेसिफिकली। मेजर मिलेट्स होते हैं, माइनर मिलेट्स होते हैं। इनके नाम इस तरीके से यहाँ पे हैं, तो आप चाहें तो इनको देख सकते हैं। ल्यूसीना गाना, पैनिकम है, पेनिसेटम है, सितारिया है, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए, अगर मतलब आप इंटरेस्ट लेते हैं तो आप यहाँ से इसको समझ सकते हैं। माइनर मिलेट्स में, क्योंकि हम गोल्डन मिलेट पढ़ने वाले हैं, तो हम माइनर मिलेट्स को थोड़ा डीपली समझते हैं। माइनर मिलेट्स बहुत ज्यादा एनरिच्ड होते हैं माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट से। इनमें फाइबर काफी ज्यादा होता है, प्लांट प्रोटीन का ये काफी अच्छा सोर्स है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, मिनरल विटामिन हैं, जिंक, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, सब कुछ इसमें अवेलेबल है। गुड कार्ब्स हैं, तो उसकी वजह से भी ये काफी ज्यादा प्रेफर्ड चॉइसेस बन जाते हैं। थोड़ा टेक्निकल भाषा में अगर हम जाएं तो इसमें फाइटिक एसिड कम होता है, काफी ज्यादा होते हैं, ये फाइबर में रिच्ड, और विटामिन में काफी ज्यादा इनका एनरिचमेंट होता है, जैसे कि विटामिन बी, स्पेशली विटामिन बी मेजर चंक में आता है। इसके बाद न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। ये पुअर है, कोई भी, किसी भी कम्युनिटी का पर्सन है, इसे इजीली कंज्यूम कर सकता है। इनकी प्राइसिंग काफी रीजनेबल होती है, और ये काफी ज्यादा हेल्दी सोर्स हैं ऑफ न्यूट्रिशन टू एनी ऑर्गेनिज्म। माइनर मिलेट में हम पढ़ेंगे कोडो मिलेट के बारे में, जिसे हम कोडरा मिलेट या वारागो बोला जाता है ऐसे। पैस्पिलम इसका जीनस है, ये इसकी स्पीशीज है। स्कॉबिकुलेटम या स्कॉबिकुलाटम यू कैन से। फैमिली है इसकी पोएसिएई, जो आलू की फैमिली है उसी फैमिली को ये बिलोंग करता है। ये इसके पैनिकल्स हैं, कुछ इस तरीके का इसका ग्रेन दिखता है। स्टिल ट्रेडिशनल प्लांट की तरह इसको अफ्रीका में कल्टीवेट किया जाता है। काफी कम लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस में पता है, बट गुजरात जैसे स्टेट में एक्सटेंसिवली इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कल्टीवेशन होता है, और गुजराती कुजीन का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन को समझे तो ये किंगडम है इसका प्लांटे, ऑर्डर है इसका पोएल्स, फैमिली है इसकी पोएसिएई, सब फैमिली इसकी ये है, ट्राइब इसकी ये, जीनस इसका पैस्पिलम है, स्पीशीज इसकी स्कॉबिकुलाटम है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसको समझते हैं, ये कहाँ कहाँ ग्रो होता है।
गुजरात के अलावा ये एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका में भी इम्पोर्टेंट क्रॉप है। झेलम जो इसका झूम फील्ड्स है अरुणाचल प्रदेश की, वहाँ पे भी इसे कल्टिवेट किया जाता है। जून से लेकर जुलाई तक इसका सोइंग सीजन मोस्टली रहता है। क्लाइमेट जनरली ये सब ट्रॉपिकल से ट्रॉपिकल क्लाइमेट की टुवर्ड्स से ग्रो करता है। हीट लविंग प्लांट है। रेनफॉल की रेंज इसकी 500 से 900 mm के आसपास है। सॉइल ये एलुवियल, लोमी की सैंडी किसी भी सॉइल में हो सकता है। इवन ये अल्कलिनिटी को भी टॉलरेट कर सकता है, तो ये हेल्दी है उन क्रॉप्स के लिए। देन फील्ड प्रेपरेशन की तरफ देखें तो फर्स्ट सोइंग और प्लोइंग की एक्टिविटी, डीप और सॉइल टर्निंग प्लॉ with the onset of monsoon इसमें required है. Fine tilth is very important for germination and the crop establishment in the case of कोडो मिलेट. वैरायटी की बात अगर हम करें, ये काफी एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वैरायटीज मैचिंग के लिए दी जाती हैं। तो ये कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे कि जीपीयू के जो एक वैरायटी है, आरबीके है, इंदिरा कोडो है, कोडो के नाम की कोई भी वैरायटी होगी, केवी केएमवी है, टीएनयू 86 है, जेके 65, जेके 48, ये सभी वैरायटीज इसकी बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटीज हैं। तमिलनाडु की है जैसे केएमवी 20, जिसे बामबन बोला जाता है। छत्तीसगढ़ की है इंदिरा कोडो के नाम से, वीएल 124, वीएल 149, ये हिली एरियाज के लिए, हिल स्टेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है, तो इस तरीके से मैंने इनको हाईलाइट भी किया हुआ है। स्पेसिंग की बात करें, 20 to 25 सेंटीमीटर रो टू रो स्पेसिंग है इसकी, 8 to 10 सेंटीमीटर इसकी प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग है। 10 केजी पर हेक्टेयर का इसका सीड रेट है लाइन सोइंग के लिए, और 15 केजी ब्रॉडकास्ट अगर आप से करते हैं तब। सी ट्रीटमेंट की बात करें तो इसको पहले थिराम, जैसे नॉर्मली हम थिराम या आग्रोसान के साथ ट्रीटमेंट करते हैं, वैसे इसमें 2.5 ग्राम पर केजी सीड पे इसका ट्रीटमेंट लगता है। ट्रीटमेंट इवन आप एजोस्पेरलम से भी दे सकते हैं, जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, और एस्परजिलस से भी दिया जा सकता है, जो कि फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग फंगस है, एट द रेट ऑफ 25 ग्राम्स केजी, जो कि इसको बेनिफिट देता है। सोइंग का मेथड है 3 से 4 सेंटीमीटर डीप इसको लाइन सो किया जाता है। ट्रांसप्लांटेड क्रॉप की बात करें तो मई से जुलाई के बीच में 4 केजी ऑफ सीड्स टू ट्रांसप्लांट 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड इसमें रिक्वायरमेंट रहती है। 2 सीडलिंग पर हिल की बात करें, उस हिसाब से इसका डिस्टेंस 25x8, या ट्रांसप्लांट के केस में 2 से 3 सेंटीमीटर डीप इसको रखा जाता है। फार्म यार्ड मैन्योर अगर आपको देना है, 40 केजी नाइट्रोजन, 20 केजी फॉस्फोरस पर हेक्टेयर, इसको जनरली आइडियली तमिलनाडु, एमपी और छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट्स में डाला जाता है। बाकी स्टेट्स में 20 केजी ईच एनपीके पर हेक्टेयर इसमें दिया जाता है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की बात करें, थोड़ा डिफरेंस है, 60-30 का रेशियो है इसके एनपीके डोजेज का पर हेक्टेयर। क्रॉपिंग सिस्टम की बात करें, हिली एरियाज में इसको सोयाबीन के साथ मिक्स किया जाता है। एमपी में कोडो मिलेट पिजन पी के साथ, ग्रीन ग्राम्स के साथ, सोयाबीन के साथ इसको आइडियली लगाया जाता है। वीट कल्टीवेशन में इंटरवीडिंग एक्टिविटीज, वीडिंग कल्टीवेशन एक्टिविटीज वो सारी प्रोमिनेंट रहती ही हैं। डिजीज मैनेजमेंट की बात करें, एक हेड स्मार्ट होता है जो कि ज़ोरोस्पोरियम से होता है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट डिजीज है। इसका पैथोजन सीड से होता है, तो इसलिए सीड ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। दूसरी प्रॉब्लम होती है ब्लास्ट की, जो कि इसके सीडलिंग स्टेज में अकर करती है, जबकि ग्रीन या येलो लेशंस इसके लीव ब्लेड्स पे पेयर होते हैं। इसमें भी आपका जो मेन इंपॉर्टेंट काम है वो एग्रोसन से इसका ट्रीटमेंट है। रेसिस्टेंट वैरायटीज को कल्टिवेट कर सकते हैं जो कि ब्लास्ट रेसिस्टेंट होती हैं। तीसरा है सीडलिंग ब्लाइट। सीडलिंग ब्लाइट की बात करें तो इसमें डाइथेन का ट्रीटमेंट दिया जाता है, स्प्रे किया जाता है हेवी डैमेज से इसको बचाने के लिए। इंसेक्ट पेस्ट की अटैक की बात करें तो इसमें स्टेम बोरर्स का अटैक होता है, मोस्टली ग्रास ऑफर या कैटरपिलर किसी भी स्टेज में। ग्रास ऑफर का स्प्रे आता है, कार्बोराइल डस्ट है उसको यूज किया जा सकता है। डाय डायाडेन वगैरह का ट्रीटमेंट भी इसमें रहता है, हेरी कैटरपिलर के अगेंस्ट। और कुछ इस तरीके से इसका पूरा मैनेजमेंट होता है। आई होप आपको ये छोटा सा रिव्यू पसंद आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एग्री वीडियोज। थैंक यू।